हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस डेली न्यूज एनालिसिस। आज हम 11 मार्च 2021 की द हिंदू न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस और द असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर की डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस करेंगे। जो बच्चे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे वेबसाइट www.inspirationIAS.org पर विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप हमारे डेली एमसीक्यूज और विश्लेषण को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ऑल्टरनेटिवली आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको इस लेक्चर के वीडियोस देखने हैं तो आप YouTube इंस्पिरेशन आईएएस लाइव पे विजिट कर सकते हैं जहां आपको इस वीडियो के लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। इंस्पिरेशन आईएएस ने अपने फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में क्लासेस चल रही है। एनरोलमेंट के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एपीएससी यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए आप नीचे लिखे गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि सीवी आनंद, जो कि एनटीपीसी यानी कि आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो एनटीपीसी सदर्न रीजन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सीवी आनंद, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है जहां पे वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है और जो तेलंगाना में रामागुंडम एक जगह जहां पे इसका डेवलपमेंट हो रहा है वो पॉसिबल है कि इस साल मई के महीने तक इसका डेवलपमेंट और फिर कमीशन भी हो जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट ये एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। तो ये जो सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो इनफैक्ट एक बड़े प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जहां पे एनटीपीसी ऑलरेडी एक 450 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट डेवलप कर रहा है एंड आउट ऑफ दिस 450 मेगावाट करीब करीब आपका 217 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये वाटर बॉडीज के ऊपर बनाया जाएगा 217 मेगावाट का आपका सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 217 मेगावाट 100 मेगावाट कैपेसिटी से रामागुंडम तेलंगाना में जो है वो 100 मेगावाट कैपेसिटी का बनने जा रहा है एंड आउट ऑफ दिस 217 रिमेनिंग 117 मेगावाट जो है आपका और उसमें से 92 मेगावाट फ्लोटिंग यूनिट आपका कयांकुलम गैस प्लांट केरला में बनने जा रहा है और रिमेनिंग 25 मेगावाट यूनिट कैपेसिटी आपका सिम्हाद्री पावर प्लांट विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 450 217 विल बी फ्लोटिंग ऑन वाटर बॉडीज और जो रिमेनिंग मेगावाट है आपका वो लैंड के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया जा रहा है और ये जो रामागुंडम में आपका तेलंगाना में जो बन रहा है, जो ये पावर प्लांट बन रहा है वो बेसिकली एक वाटर रिजर्वर जिसका नाम श्री राम सागर प्रोजेक्ट रिजर्वर, उसके ऊपर ये बनाया जा रहा है एंड इट विल बी स्प्रेड ओवर 450 एकर्स ऑफ वाटर सरफेस। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो इनफैक्ट it will empower India's aim to achieve 175 gigawatt installed renewable energy by 2021। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये it will be basically a step forward for India to achieve its aim of 175 gigawatt of renewable energy by 2021। हमारा जो आज का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि लोकसभा ने रिसेंटली आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया है। तो ये जो लॉ जो लोकसभा ने पास किया है और जो कि राज्यसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया था लास्ट मंथ इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, 9 फरवरी टू बी स्पेसिफिक, राज्यसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया था।
जो लोकसभा ने अभी पास किया है। तो ये जो लॉ है ये अभी लोकसभा ने पास कर दिया है, बाय वे ऑफ विच इट हैज बिकम अ बिल नाउ व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एज अ होल, ठीक है। एंड नाउ ये एक्ट बन जाएगा एज सून एज इट गेट्स द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो आपका लॉ है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया है या फिर मेक शिफ्ट्स है या फिर झोपड़ी टाइप के आप देखे होंगे वहां पे। तो ये जो यहाँ पे आप पिक्चर पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी और इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो लॉ है बेसिकली इट्स ऑल रिलेटेड टू दीज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स जो आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। तो व्हाट इट बेसिकली सेज और व्हाट द बिल ओवरऑल इज अबाउट, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लेजिस्लेशन एम्स टू अमेंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज स्पेशल प्रोविजंस सेकंड एक्ट 2011, ठीक है, जो कि 31 दिसंबर लास्ट ईयर में लैप्स हो गया था। दैट मींस इट वाज वैलिड अंटिल 31 दिसंबर 2020 और अभी फिर से ये जो एक्ट लाया गया है इट इज इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, इसको फिर से लाया गया है, ठीक है। तो ये जो बिल है ये क्या करता है बेसिकली, दिस हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ the provisions that are basically provided under this act. It has extended the deadline up to 2023 December, ठीक है। अभी जो 2011 का जो एक्ट था वो बेसिकली क्या था, व्हाट डिड इट प्रोवाइड फॉर, ठीक है। तो वो जो एक्ट था आपका 2011 का एक्ट था वो बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द नेशनल कैपिटल व्हिच एग्जिस्टेड एज ऑन 31st March 20 और 2002, ठीक है। वो बेसिकली रेगुलराइजेशन का रेगुलराइजेशन से डील कर रहा था ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज एज इन ये सब आप जो कॉलोनीज देख रहे हैं दैट्स बेसिकली बिल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी आप कह लीजिए, ठीक है। तो इसको अनऑथराइज्ड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके अंदर ये जो आपका 31 मार्च तक इस्लाम में दिया गया था कि जो 31 मार्च 2002 तक जो सब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज रहेंगे उसको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड वेयर कंस्ट्रक्शन टुक प्लेस टिल 1 जून 2014, ठीक है। तो बेसिकली जो colonies which existed on 31st March 2002 and where construction took place till 1st June 2014. अगर कोई कॉलोनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी बेसिकली ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो अंडर 2011 एक्ट दैट वुड हैव बीन रेगुलराइज्ड, ठीक है। तो जो कि जैसे कि हमने देखा कि ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, तो देयर वाज अ नीड और रिक्वायरमेंट फॉर अनदर एक्ट, ठीक है। तो जो अभी गवर्नमेंट ये ट्राई कर रहे हैं लाने के लिए, तो जो ये प्रेजेंटली जो बिल ये गवर्नमेंट ला रही है, तो व्हाट डज इट से, ओके, व्हाट डज इट एम टू डू। तो द बिल अमेंड्स दिस to provide that the unauthorized colonies will be identified for regularization, ठीक है, as per the National Capital Territory of Delhi recognition of property rights of residents in Unauthorized Colonies Act 2019 and the National Capital Territory of Delhi recognition of property rights of residents in Unauthorized Colonies Regulations 2011। तो ये जो दो लंबे चौड़े एक्ट्स और रेगुलेशंस के नाम हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो ये जो बेसिकली आपका बिल है वो क्या करने जा रहा है, वो ये सब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, ठीक है, इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को क्या करेगा, ये इट विल आइडेंटिफाई दोज कॉलोनीज फर्स्ट, ठीक है, एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन दीज कॉलोनीज विल बी रेगुलराइज्ड अंडर दीज टू एक एक्ट है और एक आपका रेगुलेशन है, ओके। तो ये जो दो लंबे चौड़े नाम है वो आप देख लीजिएगा। तो इसके अंडर और इसके अकॉर्डिंग ये सब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइजेशन करने के लिए ये एक्ट बेसिकली और ये बिल बेसिकली लाया गया है, ठीक है। तो the legislation provides that the unauthorized colonies which existed as on 21st June 2014, ठीक है,
which exist. तो आप ये देख सकते हैं कि पहले वाला जो एक्ट था, it provided that the colonies which existed as on 31st March 2002, right? तो इसे अभी एक्सटेंड करके 1 जून 2014 कर दिया गया है, यानी कि जो सब कॉलोनीज एग्जिस्ट कर रहे हैं up to 1 June 2014 and have 50% development as on 1 January 2015. ठीक है, क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि 1 जून 2014 तक ये कॉलोनीज आइदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस नॉट आइदर बट देन एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस जो इनका जो डेवलपमेंट है या फिर आप कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन अप टू 50% कंप्लीट हो चुका है अप टू 1 जनवरी 2015. अगर ये क्राइटेरिया, ये सब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अगर फुलफिल कर रहे हैं, देन दैट विल बी आइडेंटिफाइड अंडर दिस बिल एंड देन फाइनली इट विल बी रेगुलराइज्ड अंडर दिस एक्ट एंड दिस रेगुलेशन. ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म से रिलेटेड है. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक पैनल फॉर्म किया है बेसिकली टू प्रमोट टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट और ये काफी एक कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया में डिस्पाइट the scenic beauties and beautiful sceneries it has, tourism इस सेक्टर पे और इस एरिया पे, इंडिया के इस एरिया पे it's not as developed as in other regions of India. ये आपने नोटिस किया होगा. So under this situation ये जो panel formation it comes as a welcome step. ठीक है, तो basically the Ministry of Tourism under its different schemes such as Swadesh Darshan, Prasad provides financial assistance to northeastern states, including those for the development of tourist infrastructure, promotion of fairs, festivals, tourism-related events in the region, and publicity campaigns. तो basically जो Ministry of Tourism है ये जो स्वदेश दर्शन आप कह लीजिए या फिर प्रसाद कह लीजिए, ये सब जो स्कीम्स है इसके अंदर द मिनिस्ट्री is already or it's already providing financial assistance to the northeastern states. ठीक है, to promote or develop its tourism sector. ठीक है, तो अप्रैल 2020 तक under the देखो अपना देश campaign, the Ministry of Tourism is conducting webinars on various tourism products including northeast region, and some of the webinars were dedicated to the northeast region also. ओके, सो द अपकमिंग वेबिनार जो देखो अपना देश कैंपेन के अंदर जो नेक्स्ट जो आपका वेबिनार होने जा रहा है उसका टॉपिक कुजीन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. दैट इज यहाँ पे जो फूड कल्चर है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में देयर आर सो मेनी पीपल हैविंग डिफरेंट फूड कल्चर्स. तो बेसिकली यही चीज प्रमोट करने की कोशिश होगी जो नेक्स्ट वेबिनार आपका देखो अपना देश कैंपेन के अंदर होने जा रहा है. ठीक है, so the Inter Tourism Guwahati Field Office of Ministry of Tourism is organizing an event, Hazar Bar Dekho, Northeast Dekho, inspired by the tagline of Dekho Apna Desh and Fit India from 7 to 17 March. ठीक है, तो इंडिया टूरिज्म जो गुवाहाटी में जो इंडिया टूरिज्म का ऑफिस है, ठीक है, वो भी इनफैक्ट एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हजार बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो, जो कि 7 तारीख से 17 तारीख मार्च के अंदर होने वाला है, जहां पे एक सोलो साइकिलिस्ट नेम्ड संजय बहादुर वो 1000 किलोमीटर साइकिल करके कवर करेंगे ऑल ओवर असम. ठीक है, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन बेसिकली. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को अप्रूव कर दिया है. ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये क्या है बेसिकली? तो ये एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है फॉर हेल्थ. ठीक है, तो बेसिकली ये एक हेल्थ फंड है. ठीक है, जो कि और जहां पे पैसे कहां से आएंगे? फ्रॉम दी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ठीक है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेवी किया जाता है अंडर सेक्शन 136B ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2007, वहां से यहाँ पे इस बेसिकली इस हेल्थ फंड में पैसे जमा होंगे. ठीक है,
तो लेट्स सी दी salient features, some of the salient features of this प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, राइट? तो इट्स अ नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ इन द पब्लिक अकाउंट, राइट? तो ये पब्लिक अकाउंट में एक रिजर्व फंड हेल्थ के लिए एक फंड होगा, ठीक है? तो द प्रोसीड्स ऑफ शेयर ऑफ हेल्थ in the health and education cess will be credited to this PMSSN, ठीक है? तो health and education cess जो इम्पोज किया जाता है वहां से इस फंड में पैसे डिपॉजिट होंगे, ठीक है? Next, actuals into the PMSSN will be utilized for flagship schemes of the Ministry of Health and Family Welfare Scheme. तो यहाँ पे जो ये जो फंड है, ये जो हेल्थ फंड है, वहां से पैसे किस चीज पे यूटिलाइज किए जाएंगे? तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, ठीक है, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया आपका, ठीक है? नेक्स्ट, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, और इमरजेंसी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज, any future program schemes that target to achieve progress towards SDGs, Sustainable Development Goals, and targets set out in the National Health Policy 2017, ठीक है? तो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड जो भी आपका नेशनल स्कीम हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी इमरजेंसी हो गया, हेल्थ इमरजेंसी आप कह लीजिए, या फिर डिजास्टर, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड जो भी है, जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड कोई स्कैरसिटी हो गया या फिर इमरजेंसी हो गया, सब जगह पे आपका सब जगह पे ये जो आपका फंड है यहाँ से पैसे यूटिलाइज किए जाएंगे, ठीक है? तो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ PMSSN इज एंट्रस्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है? तो ये मिनिस्ट्री इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज मेंटेनेंस देखेंगे, ठीक है? तो इन एनी फाइनेंशियल ईयर द एक्सपेंडिचर on such schemes of the ministry would be initially incurred from the PMSSN and thereafter from gross budgetary support, ठीक है? तो बेनिफिट्स हम देख लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो द मेजर बेनिफिट विल बी एनहांस्ड access to universal and affordable health care through availability of earmarked resources while assuring that the amount does not lapse at the end of financial year. तो बेसिकली जो मेजर बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि जो अमाउंट है बेसिकली वो एक रिजर्व अमाउंट या फिर फिक्स अमाउंट रहेगा which can be utilized for healthcare purposes, ठीक है, and it will not lapse at the end of financial year. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का ये है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक प्रपोजल अप्रूव किया है अकॉर्डिंग टू विच जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन द इंश्योरेंस सेक्टर वो करंट 49% से बढ़ा के इसको 74% कर दिया है, ठीक है? ये जो प्रपोजल है इट विल रिक्वायर अ बिल, ठीक है, इन ऑर्डर टू अमेंड द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है? और जो बिल है ये होप किया जा रहा है कि ये जो करंट बजट सेशन चल रहा है उसी में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है? तो ये माना जा रहा है कि जो ये प्रपोजल है टू हाइक द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस वो न्यू एवेन्यूज ऑफ फंडिंग खोलेगा, ठीक है, एट अ टाइम व्हेन सम ऑफ द प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग विद सॉल्वेंसी इश्यूज। तो हम अभी का जो पेंडेमिक हिट मार्केट है वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मेनी प्लेयर्स और आप कह लीजिए कि इन्वेस्टर्स आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो जो इन्वेस्टमेंट की बात आ जा रही है मार्केट में वो हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो apart from drawing new foreign investors, the hike in FDI limit will also allow foreign partners currently in joint venture to raise their stake and control the Indian insurance firms, ठीक है? तो joint venture यहाँ पे joint venture what does it mean कि कोई अगर कमर्शियल एंटरप्राइज है आपका, ठीक है, वहां पे अगर दो या दो से ज्यादा लोग इसको शोल्डर कर रहे हैं दैट कमर्शियल एंटरप्राइज एंड इट्स अ जॉइंट वेंचर, ठीक है? तो करेंटली इंडिया पे बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे कि आपका ICICI प्रूडेंशियल, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, बजाज अलायंस, स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, जहां पे जॉइंट वेंचर्स हैं
ऑफ द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पार्टनर्स, ठीक है, बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन पार्टनर्स इसको मिलके शोल्डर कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो फॉरेन पार्टनर्स है वो जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दीज इंश्योरेंस कंपनीज, दैट वाज लिमिटेड अप टू 49%, ठीक है। तो अभी का जो प्रपोजल है, अंडर दिस द एफडीआई जो वो पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे दैट मे बी अप टू 74%, ठीक है। तो ये काफी बढ़ा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि मेनी ऑफ द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक पार्टनर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे जितने हैं, तो अभी का जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन पे दे आर अनेबल टू इन्फ्यूज फ्रेश कैपिटल इनटू देयर फर्म्स, ठीक है। तो ये फ्रेश पैसा या फिर ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पा रही इस फॉर्म्स में, ठीक है। तो बाय हाइकिंग और इंक्रीजिंग द परसेंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज दैट it's trying to infuse money into these insurance firms so as to increase their capital base as well as boost their business. अगर पैसा नहीं होगा business में, market में, insurance companies में, then it's definitely difficult to expect a growth in this sector. Especially अभी का जो situation है, the pandemic hit market, money is very important for every country including us to come out of this recent crisis situation. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एक मोबाइल ऐप से रिलेटेड है, सी विजिल मोबाइल ऐप, क्योंकि रिसेंटली विश्वनाथ चारियाली के जो डेप्यूटी कमिश्नर है, he talked about this mobile app and he appealed to the people to make use of it. So what's basically सी विजिल मोबाइल ऐप हम लोग समझेंगे and how it can be utilized, ठीक है। तो जो ये जो मोबाइल ऐप है बेसिकली इट्स रिलेटेड टू दी, और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है वहां पे the people can use this mobile app so as to keep an eye on the candidates, okay, so that they do not violate any model code of conduct, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो और बाय चांस आपको कभी दिख गया कि कोई कैंडिडेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रेक कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है जो कि इलेक्शन सीजन पे या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब उसे नहीं करना चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू बाय यूजिंग दिस ऐप, यू कैन क्लिक द पिक्चर, you just have to click the picture and suddenly and immediately in fact क्या होगा, जो authorities है उनको information चला जाएगा and by way of this the geographic information system technology जो कि यहाँ पे install, जो कि यहाँ पे इसमें already एक unique feature है इसमें, by way of that the location also कहाँ पे ये हो रहा है, कहाँ पे ये violate कर रहे हैं MCC या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ पे violate कर रहे हैं, उसका लोकेशन पे immediately जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है उनको immediately लोकेशन भी पता चल जाएगा, ठीक है, and they can immediately come to that spot and take prompt actions, ठीक है। तो currently जो यहाँ पे जो administration है, they have already formed 7 flying squads in addition to 13 static surveillance team to keep surveillance on flow of illegal cash and liquor in the district, जो कि आपका current news में it's विश्वनाथ चारियाली, ठीक है। Okay, so it's a good thing, or these teams are working 24/7 on the ground and will immediately attend to the complaints registered by the common masses through the सी विजिल ऐप, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इलेक्शन पर्पस मोबाइल ऐप है which can be very helpful if used in a right manner to curb any violation of the model code of conduct either by the political parties or any candidates in this election. तो ये रहा आज का हमारा डेली न्यूज एनालिसिस, होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं हमारे अगले नए डीएनए सेगमेंट में। थैंक यू।